तो कानपुर हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के पीछे पीएफआई का हिट स्क्वाड की बात सामने आ रही है। जी हां, सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए दस्ते का गठन किया गया। हयात हाशमी से जो दस्तावेज मिले, जो पूछताछ लगातार हो रही है, उससे खुलासे हो रहे हैं। दस्तावेज में विरोध के 151 तरीकों का भी जिक्र है। विरोध के लिए प्रतीकों को पहनने का भी जिक्र है। अंशांद बसुद्दीन के संपर्क में यह हाशमी था। बसुद्दीन के अकाउंट में पीएफआई से पैसा ट्रांसफर हुआ था। अब देखिए कैसे कैसे जो कड़ियां हैं वो आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है, और ये सब कुछ मिलता है जाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। मास्क ट्रेडिंग की आड़ में 1 करोड़ रुपए भी यहां पर पहुंचाए गए थे। हिंसा के लिए हवाला के लिए पैसों का लेन देन हुआ। दस्ते में D2 गैंग भी शामिल है। तो देख रहे हैं आप किस तरह पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, पूरी किस तरह बैठकों में तैयारी की गई थी कि किस तरह हमें हिंसा को अंजाम देना है, सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देना है। एक दस्ते का गठन किया गया था। और ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, एक के बाद एक जो लिंक्स आपस में जुड़ रहे हैं, वो बताते हैं कि पीएफआई का हिट और स्क्वाड जिसे कहा जाता है वो अब सामने आ रही है। अनुज हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनुज, पीएफआई का हिट स्क्वाड, इसके बारे में जरा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, जब यूपी एटीएस ने फरवरी महीने में 2 पीएफआई के मेंबर को गिरफ्तार किया था, तो उसमें ये हिट स्क्वाड का पता चल रहा था। और दरअसल ये बताया गया था कि हिट स्क्वाड एक दस्ता पीएफआई की तरफ से बनाया गया है, जिसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और इस दस्ते का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं गलत चीजों में इस्तेमाल इनका किया जाता है। तो निश्चित तौर पर अब जब ये बातें सामने आ रही है, जब जो दस्तावेज मिले हैं, खासतौर पे अगर बात किया जाए जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उससे ये पता चला है कि हिट स्क्वाड के सक्रिय मेंबर्स जो थे वो कहीं ना कहीं इसके एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं पीएफआई कनेक्शन जो लगातार ये बातें सामने आ रही थी, वो कहीं ना कहीं खुलकर अब सामने आ रहा है। और ये बात सामने आई कि दस्तावेजों में बाकायदा विरोध की 151 विभिन्न शैलियों का दिखाया गया है। विरोध करने के एक तरीके के रूप में प्रतीकों को पहनने का जिक्र किया गया था। यानी जो दस्तावेज मिले हैं उससे ये तमाम तरीके का खुलासा हो रहा है। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि अंशांद बसुद्दीन, जिसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, आईडी के साथ गिरफ्तार किया था और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था, उसके संपर्क में भी हाशमी था। हमने देखा था कि राउत जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था, उसमें राउफ को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया था कि राउफ जो था वो पीएफआई माफ करिएगा, उसके पास चाइना से फंडिंग आती थी, और राउफ जो था वो भी कहीं ना कहीं बसुद्दीन के संपर्क में था। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आ गई है कि जो बसुद्दीन था उसके अकाउंट में पैसे पीएफआई से बाहर से आए हुए थे। यानी अब कहीं ना कहीं पीएफआई कनेक्शन जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और ये बात सामने आ रही है कि मास्क ट्रेडिंग की आड़ में करीब 1 करोड़ रुपए जो है वो जो ये मुख्य आरोपी है उसके पास आए थे। बिल्कुल अनुज, इसी सवाल पर मैं आ रही थी। हाशमी के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उससे ये खुलासा हुआ हिट स्क्वाड का। हिट स्क्वाड एक गुट है दरअसल पीएफआई का, जिससे 151 तरीकों के बारे में बताया समझाया गया कि विरोध कैसे करना है। दरअसल ये विरोध के तरीके हैं, जिसका जिक्र अभी अनुज भी कर रहे थे। अनुज, अभी जब ईडी अपनी जांच आगे बढ़ाएगी तब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और यही वजह है कि निश्चित तौर पर माफ करिएगा, ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर सकती है इस पूरे मामले में। इसी वजह से ईडी ने बाकायदा डिटेल मांगा है, बैंक अकाउंट के डिटेल मांगे गए हैं और डिटेल मांगे गए हैं एफआईआर के। जाहिर तौर पर ईडी अगर पूरे मामले की तफ्तीश करती है तो जो बातें सामने आ रही है, खासतौर पर हवाला के ट्रांजेक्शन की बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिरकार ये हवाला के जरिए जो पैसे आए थे वो कहां से आए थे। और जो बैंक अकाउंट्स है, खासतौर पे जो एसोसिएशन के बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें जो पैसे आए थे वो कहां से आए थे और वो पैसे किन किन बैंक अकाउंट्स में गए। क्योंकि जाहिर तौर पर जो पैसे लिए गए हैं वो पैसे एसोसिएशन के नाम पर लिए गए हैं। तो पैसों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, इतना बड़ा अमाउंट आ रहा था और उसके बाद बड़ा अमाउंट बैंक खातों से लगातार निकल भी रहा था, तो ये पैसे जा कहाँ रहे थे, ये इन पैसों का इस्तेमाल किन गतिविधियों में हो रहा था, ये अपने आप में बड़ी चीज है। और इसी बात की जांच जो है वो फिलहाल की जा रही है। और अब ईडी की एंट्री हुई है, ईडी ने दस्तावेज मांगे हैं, डिटेल्स मांगे हैं, और जब ईडी अगर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजों का खुलासा होगा। बिल्कुल, देखिए अंशांद बसुद्दीन के संपर्क
में भी हयात हाशमी था, ये भी पता चला है। और बसुद्दीन के अकाउंट में पीएफआई से पैसा आता है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसका मतलब है कि जो सीधा सीधा लिंक है वो पीएफआई से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, सीधे हाशमी का। अनुज जी बिल्कुल, अंसद बसुद्दीन को जब एटीएस ने गिरफ्तार किया था तो उसमें साफ तौर पर जांच के दौरान ये बात पता चली थी कि उसके अकाउंट में पीएफआई के जरिए करीब 3.5 लाख रुपए आने की बात सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर अगर हाशमी उसके संपर्क में था, यानी कहीं ना कहीं इसके जो लिंक एस्टेब्लिश है। देखिए, शुरू से एक बात सामने आ रही थी कि जो हाशमी है वो डायरेक्ट संपर्क में पीएफआई के नहीं था, वो कुछ लोगों के जरिए संपर्क में था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को थोड़ा सा अलग रखना चाहता था, क्योंकि उसका जो मोटिव था वो आगे चुनाव लड़ने का बिल्कुल। तो ऐसे में तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो हाशमी और पीएफआई के बीच के लोग थे, यानी कि मैसेंजर्स थे, आखिर ये कौन लोग हैं, इनका पता चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हयात देखिए, अब एक एक राज उगलेगा, एक एक बात अपने आप बताएगा पूछताछ में। आप देखिएगा, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ईडी की एंट्री इस मामले में क्यों हुई है। दरअसल विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। जौहर एसोसिएशन के लिए फंड जमा किए गए और इसका इस्तेमाल कहां किया गया वो अब तफ्तीश में पूरी तरीके से साफ होगा। विदेशी फंडिंग से क्या हिंसा फैलाई गई, क्या हिंसा का सामान जुटाया गया, क्योंकि 2019 में 3,54,00,000 रुपए का आना साफ साफ बताता है कि इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं आई। 2021 में हयात ने एक बार में 98 लाख रुपए निकाले भी थे अपने अकाउंट से। इसका इस्तेमाल कहां किया, यह हयात से जरूर पूछा जाएगा। बैंक खातों में विदेशी फंडिंग की जांच लगातार जारी है, लगातार ये जांच जारी है। बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं और पीएफआई के जो लोग हैं उनके अकाउंट से भी बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। तो हयात हाशमी ऐसे लोगों के भी संपर्क में था जिनके अकाउंट में डायरेक्ट पीएफआई से पैसा आया था। देखिए, कानपुर हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन किस तरीके से आ रहा है वो समझिए। पीएफआई का जो मेंबर है मोहम्मद उमर, 2019 के सीए जो प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा की गई उसमें भी वो शामिल था। हिंसा के वक्त ये शख्स मौजूद था। पीएफआई का मेंबर सैफुल्लाह 2019 में हुए सीएए हिंसा में शामिल था। तो आपको बताएं कि जो मोहम्मद नसीम है वो भी पीएफआई का मेंबर है, वो भी 2019 के सीए में हिंसा में शामिल था, जिसके बाद ही योगी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की भी बात कही थी। आपको याद होगा कानपुर में सीए प्रोटेस्ट के नाम पर कैसे हिंसा पहले भी फैलाई गई थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।